नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने तर्क संग्रह का जो तीसरा प्रकरण है, गुण प्रकरण, उसको प्रारंभ किया था और उसी में आज जो विशेष बातें हैं आगे की, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं गुण प्रकरण। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा गुण प्रकरण के अंतर्गत ही आता है, वह आता है कारणम त्रिविधम। तो कारण जो है क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। तो अन्ना भट्ट ने तर्क संग्रह के अंतर्गत जो कारण के लिए बताया है वो कहते हैं कि कारणम त्रिविधम। कारण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। तो देखिए, कहते हैं कारणम त्रिविधम। कारण जो है तीन प्रकार का है, समवायी कारणम, असमवायी कारणम और निमित्त कारणम। तो कहते हैं समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात कि कारण जो है वो तीन प्रकार के हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब बात करते हैं समवायी कारण क्या होता है। तो उसके लिए कहते हैं यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। कहते हैं कि जिस कारण के साथ साथ, यत संवेतम अर्थात जिस कारण के साथ साथ कार्यम उत्पद्यते, कार्य उत्पन्न होता है, तत् समवायी कारणम, तो वह समवायी कारण होता है। अर्थात हम ये कहें कि जो कारण कार्य में निरंतर विद्यमान रहता है तो वह समवायी कारण होता है। यथा, जैसे तंतवः पटस्य, तंतु जो होता है वह पटस्य अर्थात पट का समवायी कारण कहा गया है। पटश्च स्वगत रूपादे, और जो पट होता है अपने में स्थित रूप का समवायी कारण कहा गया है। तो देखिए, समवायी कारण कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। एक हो गया समवायी कारण, एक हो गया असमवायी कारण और तीसरा होता है निमित्त कारण। तो हम बात करते हैं समवायी कारण की। तो समवायी कारण क्या होता है? समवायी कारण होता है कि वह कारण जो कार्य में निरंतर विद्यमान रहता है, तो ऐसा जो कारण होगा वो समवायी कारण होता है। तो उदाहरण से स्पष्ट किया है, जैसे जो तंतु होता है, तंतु का मतलब जो डोरा अर्थात जो धागा होता है, तो वह कि तंतु जो है वो पट का मतलब होता है कपड़ा। तो तंतु अर्थात जो धागा है, डोरा है, वह पट का समवायी कारण कहा गया है, क्योंकि कपड़े के निर्माण में जो तंतु होता है वो निरंतर रहता है। अगर तंतु ही नहीं होगा तो वहां पट का निर्माण भी नहीं होगा। तो तंतु जो है वो पट का समवायी कारण कहा है। और इसके साथ साथ कहा है कि जो पट होता है वह पट रूप का, अपने में स्थित जो रूप होता है, जो अंग होता है, रूप कहें हम उसको, तो उसका भी क्या कहा गया है? समवायी कारण कहा गया है। तो तंतु पट का और पट रूप का समवायी कारण कहा गया है। अब बात आती है असमवायी कारण की। तो असमवायी कारण के लिए कहा गया है कि कारणेन वा, अर्थात कारण के सह, कारण के साथ या फिर कार्य के साथ, एकस्मिन् अर्थे, एक वस्तु में, संवेतत्वे सति, अर्थात एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर होकर के, यत कारणम, जो कार्य के प्रति कारण भी हो, तद अर्थात वह असमवायी कारणम, तो वह असमवायी कारण होता है। तो असमवायी कारण के लिए कहा है कि कोई वस्तु जो है या कोई कारण जो है वो कार्य में समवाय संबंध से स्थिर रहे, मतलब उनमें आपस में समवाय संबंध बना रहे, और साथ ही साथ में वह किसी कार्य का क्या हो? कारण भी हो। तो ऐसा जो कारण होता है वह होता है असमवायी कारण। कि किसी या कार्य के साथ या कारण के साथ
एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर होकर के रहे और वह किसी कार्य का कारण भी हो तो वह असमवायी कारण होता है। जैसे तंतु संयोगः पटस्य, कि तंतुओं का जो संयोग है वह पट का असमवायी कारण कहा गया है। तंतु रूपम पट रूपस्य, और तंतु का जो रूप है वह पट रूप का असमवायी कारण कहा है। तो देखिए असमवायी कारण को हम उदाहरण से स्पष्ट करें तो क्या कहा है कि तंतु का जो संयोग है, मतलब धागे जो आपस में मिलकर के जो मिलते हैं, तो तंतु का जो संयोग होता है वो पट का क्या कहा गया है, असमवायी कारण कहा गया है। और इसी प्रकार जो तंतु रूप होता है, तंतु रूप, तो वह पट रूप का भी क्या होगा, असमवायी कारण कहा गया है। कि तंतु वह धागा किस प्रकार का है, जैसा धागा होगा उसी प्रकार का या उसी रूप में वह कपड़ा भी तैयार होगा। तो इसलिए तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है और तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण कहा गया है। फिर बात आती है निमित्त कारण की, कि तद उभयम भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, कि तद भिन्नम, तद उभय भिन्नम, अर्थात इन दोनों से जो भिन्न होता है, समवायी और असमवायी कारण से जो भिन्न है वह क्या होगा, निमित्त कारणम, वह निमित्त कारण होता है। जैसे यथा तूरी वेमादिकम पटस्य, कि तूरी और वेमा वह क्या है, पट के ये निमित्त कारण बताए गए हैं। कि इन दोनों समवायी और असमवायी कारणों के अलावा जो भी वस्तु या पदार्थ किसी पदार्थ के निर्माण में काम में आते हैं तो वे क्या कहलाएंगे, निमित्त कारण कहलाएंगे। जैसे तूरी या वेमा जो होते हैं वह पट के निमित्त कारण कहे गए हैं। तो इस प्रकार से कारण जो है वो 3 बताए हैं अन्ना भट्ट ने तर्क संग्रह के अंतर्गत। कौन कौन से, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण जो होता है कि जो कारण कार्य में निरंतर विद्यमान रहता है तो वह समवायी कारण होता है। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है और पट पट रूप का समवायी कारण है। इसी प्रकार से असमवायी कारण की बात करें तो कि जो कारण में या कार्य में समवाय संबंध से रहे और किसी कार्य का कारण भी हो तो वह असमवायी कारण होता है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है और तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण कहा गया है। फिर बात आती है निमित्त की, कि उभय भिन्नम, अर्थात समवायी और असमवायी दोनों कारणों से जो भिन्न होता है वह निमित्त कारण होता है। अर्थात इन दोनों के अलावा जो भी वस्तु उस कार्य के निर्माण में काम में आती है वो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, निमित्त कारण कही जाएंगी। जैसे तूरी या वेमा। अन्ना भट्ट ने इसी में आगे कहा है, स्पष्ट किया है इसी चीज को। तो देखिए कि असाधारण कारण को करण कहते हैं। यहाँ पर कारण और करण दोनों को परिभाषित किया है कि कारण क्या होता है और करण क्या होता है। तो देखिए असाधारण कारण को करण कहते हैं, अर्थात वह विशिष्ट वस्तु जो किसी कार्य के उत्पादन में विशेष रूप से कारण हो वह करण कहलाती है। कार्य के नियत रूप से पूर्व में होने वाली वस्तु कारण कहलाती है। तो ये अंतर बताया है कि कारण क्या होता है और करण क्या होता है। देखिए कारण के लिए यह जरूरी है कि वह कार्य से पहले विद्यमान हो, अर्थात पूर्ववर्ती हो, परंतु यह पूर्ववर्ती होना नियत होना चाहिए। यह नहीं हो कि कहीं तो वह पूर्ववर्ती हो और कहीं पर वह पूर्ववर्ती नहीं हो। नियत पूर्ववर्ती होने के अतिरिक्त कारण में एक अन्य गुण भी होना चाहिए जो कि होता है नितांत उपयोगिता, कि किसी वह पूर्ववर्ती होने के साथ साथ उसकी उपयोगिता का होना भी अत्यावश्यक होता है। अर्थात वह कार्य के संपादन में
नितांत उपयोगी हो, उसके अभाव में कार्य कभी भी तैयार नहीं हो पाएगा। अगर किसी चीज की उपयोगिता कम है तो वह उस कार्य के निर्माण में पूरी तरह से सहयोग नहीं दे सकती और उस कार्य का निर्माण नहीं होगा। जैसे कपड़े के लिए तंतु, अगर हमें किसी कपड़े का निर्माण करना है तो तंतु की आवश्यकता होगी ही होगी। पट का निर्माण बाद में होता है, तंतु पूर्ववर्ती होता है, और यदि तंतु की उपयोगिता नहीं होगी तो पट का निर्माण नहीं हो पाएगा। डोरा से ही तो मिलकर कपड़े का निर्माण होता है। अगर डोरा अर्थात तंतु नहीं होगा तो कपड़ा फिर किस प्रकार से बनेगा। पट बनने के सब स्थलों में तंतु विद्यमान रहता है। जैसे पट का निर्माण होगा उसके प्रत्येक जगह पर वह तंतु स्थित होगा। अतएव नियत पूर्ववर्ती एवं नितांत उपयोगी होने के कारण तंतु पट का कारण कहा गया है। तो इस प्रकार से अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में कारण को स्पष्ट किया है कि कारण कितने होते हैं और उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं आगे प्रत्यक्ष प्रमाण की। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण की। पिछले क्लास में हमने 4 प्रमाणों के बारे में जाना था। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और साधन। तो हम आज बात करेंगे प्रत्यक्ष की, कि प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है वह क्या होता है। तो देखिए अन्नम भट्ट ने कहा है कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, कि उन 4 प्रमाणों में अर्थात इन 4 प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होता है, और करण का तात्पर्य होता है असाधारण कारण, तो वह प्रत्यक्षम, तो वह प्रत्यक्ष होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष, सन्निकर्ष का मतलब होता है आपसी संबंध, कि इंद्रिय और पदार्थ के संबंध से जन्यम अर्थात उत्पन्न होने वाला ज्ञानम अर्थात ज्ञान प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष होता है। जब इंद्रिय और पदार्थ का आपस में संबंध स्थापित होता है तो उस संबंध स्थापित होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। फिर कहते हैं तद द्विविधम, वह 2 प्रकार का होता है। निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति, कि वह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह 2 प्रकार का कहा गया है। एक कहा गया है निर्विकल्पकम और दूसरा कहा गया है सविकल्पकम। निर्विकल्पकम और सविकल्पकम। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, कहते हैं कि उन दोनों में से निष्प्रकारकम, जो प्रकारता से रहित हो, जिसमें विकल्प नहीं हो, जिसमें प्रकार नहीं हो, भेद नहीं हो, उससे जो रहित होता है अर्थात निष्प्रकारकम, प्रकारता से रहित ज्ञानम अर्थात जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्प होता है। यथा इदम किंचिदम, जैसे किसी पदार्थ को जब हम प्रथम बार देखते हैं और देखने के पश्चात यह ज्ञान उत्पन्न हो कि यह कुछ है, तो ऐसा जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कि जो कुछ की स्थिति होती है जिसमें विकल्प हमारे सामने नहीं होते हैं, ऐसा जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। फिर कहते हैं सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, और प्रकारता से युक्त जो ज्ञान होता है जिसमें हमारे पास विकल्प होते हैं, तो ऐसा जो ज्ञान होगा तो वह सविकल्प ज्ञान होता है। यथा जैसे डित्थो अयम श्यामो अयम इति, कि यह डित्थ है, यह श्याम वाला है अर्थात श्याम वर्ण वाला है या श्याम है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है
यह हमारा सविकल्पक ज्ञान होता है। इसको स्पष्ट करते हुए अन्ना भट्ट ने कहा है कि जब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से किसी वस्तु का नाम, उसकी जाति, उसके गुण आदि से रहित जो सामान्य ज्ञान होता है वह निर्विकल्प अर्थात प्रकार रहित ज्ञान होता है, जिससे हमें किसी की नाम के बारे में, किसी जाति के बारे में, उसके गुण के बारे में पता नहीं चलता है, जिसमें कुछ वाली स्थिति होती है, तो ऐसा जो ज्ञान होगा वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है। फिर कहा है जैसे यह कुछ है, इस प्रकार का ज्ञान होना। फिर कहते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान में विशेषण विशेषे भाव का सदैव अभाव होता है, परंतु जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से किसी वस्तु के नाम, उसकी जाति, उसके गुण, उसके कार्य आदि के साथ वस्तु विशेष की प्रतीति, प्रतीति का मतलब ज्ञान होता है, उसे सविकल्प अर्थात विकल्प से युक्त ज्ञान कहा जाता है। इसमें विशेषणों के द्वारा वस्तु की विशेषताओं का बोध होता है, जैसे किसी व्यक्ति में यह डिथ नाम वाला सांवला है, इस प्रकार का साक्षात ज्ञान होना ही क्या कहा गया है, सविकल्प ज्ञान कहा गया है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हमने जाना कि जो प्रत्यक्ष क्या होता है कि इंद्रिय और सन्निकर्ष से जो संबंध होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से अर्थात संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष होता है। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पकम विकल्पकम। नाम में ही स्पष्ट है, देखिए कि जहां पर हमारे पास विकल्प नहीं हो, नाम, जाति, गुण, कार्य, उसके बारे में यदि हमें नहीं पता, तो ऐसा ज्ञान निर्विकल्प अर्थात कुछ है ऐसी स्थिति होती है, तो वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है। सविकल्पक अर्थात जहां पर हमारे पास विकल्प हो, अर्थात हमें किसी की वस्तु के नाम, जाति, गुण, कार्य आदि के बारे में यदि ज्ञान हो, विकल्प हो हमारे पास, तो ऐसा ज्ञान सविकल्प ज्ञान होता है। तो इस प्रकार आज हमने कारण त्रिविधम और प्रत्यक्ष प्रमाण, इसके ऊपर हमने चर्चा की, इसको हमने जाना। तो आगे की क्लास में हम आगे के गुण के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।